देखो 24 का ए पार्ट मैंने आपको समझा दिया था, डी पार्ट देखो। डी पार्ट में आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या करना है, डी पार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब में सेम आएगी, ठीक है। देखो ये z डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन, ठीक है। और आपका कॉइल उन्होंने डी पार्ट में ऐसे टिल्ट कर दिया, ये 30 डिग्री, और करंट की डायरेक्शन उन्होंने दी है डी पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो अब देखो वाई जेड प्लेन से उन्होंने इसको शिफ्ट ऐसे वाई जेड प्लेन में रखा, तो पहले ऐसे, अब उसको ऐसे शिफ्ट किया तो एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन में आ गया, एक्स जेड प्लेन में। बात समझ रहे हो कि नहीं? इधर x था ये, हाँ इधर x है, ठीक है। डी पार्ट देखो, सब लोग देखो डी पार्ट जल्दी से। बात समझ में आई? y z, ये z y प्लेन से शिफ्ट किया तो नीचे तो शिफ्ट किया नहीं, जुड़ा तो z से ही है, तो देखो ऐसे है, ऐसे समझो जैसे ये z एक्सिस है, पहले इसमें था कॉइल, ए पार्ट आपने यहाँ देखा, अब इसको ऐसे 30 डिग्री शिफ्ट किया तो अब इस प्लेन से y से तो हट गया, इस तरफ आ गया x में, नीचे तो जाएगा नहीं। ऐसे लगा हुआ था पहले कॉइल y z में, ए पार्ट में, बी में भी उसी में ही है, सी में उन्होंने इसमें रखा था और डी में इससे जरा सा शिफ्ट किया, तो एरिया वेक्टर आपका किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्स कैप में, आई कैप में, ठीक है। तो इसमें देखो एरिया वेक्टर की वैल्यू तो वही आएगी, कितना था एरिया हमारा, इसमें मैंने बिठा दिए सारे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था शायद, 10⁻⁴, और ये इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ गया, आई कैप की डायरेक्शन में, और पूरा आई कैप नहीं, 30 डिग्री से इधर, तो इसको ऐसे कुछ कह सकते हो आई कैप, और बल्कि आई कैप भी नहीं कहेंगे पूरी तरह से, क्योंकि 90 डिग्री होता तो आई कैप है। जब आपने इससे 30 डिग्री शिफ्ट किया तो एरिया वेक्टर इस लाइन से, ये जो लाइन है ना, इससे एरिया वेक्टर यहाँ कहीं जाएगा, 90 + 30, ऐसे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से कहीं होगी, जिसमें ये एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका अंदर से एंगल तो 120 डिग्री आएगा, और बाहर से अगर आप एंगल लोगे तो कितना आएगा, 120, 360 डिग्री माइनस 120, यानी 240 डिग्री, समझ रहे हो? तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में कितना, 240 डिग्री। तो एरिया वेक्टर यहाँ 90 पे नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप देखो, टॉर्क जब निकालोगे तो NABI, अब एंगल तो आपका अलग हो गया डायरेक्शन का, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही आएगी जो पहले पार्ट में आई, 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, लेकिन कितना एंगल होगा, 120 होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, क्योंकि यहां से ऐसे एंगल चलेगा तो 120 ये आया, 90 तो इन दोनों के बीच में, और 30 डिग्री आपने कॉइल को घुमाया नीचे, तो एरिया वेक्टर, जैसे ये प्लेन है, एरिया वेक्टर 90 पे होता है, अब अगर आपने प्लेन को 30 डिग्री घुमा दिया तो एरिया वेक्टर 90 से 30 और घुमा, तो 90 + 30 यानी 120 डिग्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया रोटेशन 120 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज, और क्या लिख सकते हो, इधर से अगर क्लॉकवाइज रोटेशन देखो तो क्लॉकवाइज क्या होगा, 240, 360 में से 120 माइनस करो तो 240 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसमें केवल एंगल चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में जब तक आपकी करंट, आपका एंगल, डायरेक्शन, वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, जब तक ये सारी चीजें चेंज नहीं होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। और नेट फोर्स सारे पार्ट में, जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स किसी भी शेप का कॉइल हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर नेट में करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं
तो नेट फोर्स हमेशा उस पर 0 होता है, और ये मैथमेटिकली प्रूव होता है, समझ गए, हमेशा 0। क्लियर है? अब आगे देखो इसका, अब ए के बाद तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, बी और सी आपने कर लिया होगा। डी में एंगल बच्चों को नहीं समझ में आता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ, ठीक। बस ये देखो कि जैसे एरिया ऐसे रखा है, ये एरिया आपकी तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे गया। अब अगर मैंने 30 डिग्री, देखो एरिया वेक्टर ऐसे है, अब मैंने 30 डिग्री एरिया घुमा दिया तो एरिया वेक्टर भी तो घूम गया 30। तो पहले एरिया वेक्टर 90 पे था, अब 90 प्लस 30 पे पहुंच गया, तो कितने पे पहुंचा? 120। और ये डायरेक्शन ऐसे हुई, ऐसे, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल ऐसे आ रहा, ये इस तरह से, ठीक, और ये इधर से आ रहा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो आपका 240 हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एरिया वेक्टर से, अगर एरिया वेक्टर से आप इसका रोटेशन लो y एक्सिस पे, तो एरिया वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज तो 120 हुआ, और क्लॉकवाइज अगर आप ऊपर से देखो, भाई नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से, ऊपर का मतलब एंगल पीछे से अगर देखो, क्योंकि वेक्टर में हम दो तरह से एंगल देखते हैं, ए वेक्टर, आप इधर से भी एंगल देखते हैं, ये वाला रोटेशन, और या आप फिर इधर से पीछे से भी देखते हो, ठीक। तो एंगल दोनों तरफ से 3D में लिया जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो 120 क्योंकि 90 प्लस 30, और ऊपर से एंगल 360 माइनस 120 यानी 240। तो डी पार्ट में केवल एंगल चेंज हुआ, और एंगल को थोड़ा सा ध्यान देना है। और बाकी अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा ये, तो 3D में जब ऑफलाइन क्लास हुई तब मैं बता पाऊंगी और ज्यादा, ठीक है। अभी तो रोटेशन आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। अब ई और एफ में देखो, ई और एफ पार्ट बहुत अच्छे हैं। देखो पार्ट नंबर ई, ठीक, और इसके दो डायग्राम आ चुके हैं बोर्ड में, पहले तो मैं डायग्राम बना लूं। उन्होंने दिया है ई में मैग्नेटिक फील्ड तो आपका z डायरेक्शन का है, ठीक, और ये आपका x है और ये y है, ठीक। अब कॉइल आपका रखा है y x प्लेन में, कॉइल ऐसे रखा है, देखो ऐसे रखा है x y प्लेन में, और करंट की डायरेक्शन है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, बात समझ में आई। तो एरिया वेक्टर बताओ किस प्लेन में होगा? जब आपका प्लेन ऑफ द कॉइल एक्स वाई में है कॉइल, तो इसका एरिया वेक्टर एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हुई। अब जेड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज करंट हो कॉइल में, तो नॉर्थ पोल बनता है और नॉर्थ का फ्लक्स आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जेड एक्सिस की तरफ है और हमारा कॉइल एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर भी किधर है? पॉजिटिव जेड की तरफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड लाइन बाहर आती है ऊपर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर क्लॉकवाइज होती तो साउथ पोल बनता है, तो फील्ड लाइन ऐसे अंदर जाती है, इस तरह से इनवर्स, और इनवर्ट में नेगेटिव लेते हैं। तो अब आप इसमें देखो कि टॉर्क आपका हो गया m क्रॉस b, ठीक है। तो ये हो गया m तो आपको मालूम ही है NIA और क्रॉस b, तो NIA b न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी होती, एरिया वेक्टर का आपका आया k, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? k में, तो k क्रॉस k, बात समझ लो। न्यूमेरिकल वैल्यू तो NIA सब मैंने बाहर कर लिया। अब एरिया वेक्टर का पॉजिटिव z डायरेक्शन, तो k क्रॉस हुआ पॉजिटिव z i j k, z डायरेक्शन का मतलब k, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका पॉजिटिव z में है। इसमें डाउट तो नहीं बच्चों, ये ध्यान रखना, जब x y प्लेन में एरिया है, तो जिस प्लेन में एरिया है एरिया वेक्टर उसका परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड भी होता है और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स भी। तो अगर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ बनाता है, और नॉर्थ की फील्ड लाइन ऊपर निकलती है आउटवर्ड्स, तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। और अगर उसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज हो, तो वहाँ साउथ बनेगा, तो साउथ की फील्ड लाइन अंदर जाती है, तो एरिया वेक्टर को कैसे कंसिडर करते हैं? इनवर्स, ठीक है।
तो ये भी आपका z डायरेक्शन में पॉजिटिव हुआ, एरिया वेक्टर भी, तो k क्रॉस k, और k क्रॉस k 0 होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। और नेट फोर्स मैंने बताया हमेशा 0 होगा। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, कैसे भी रख दें, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0। ये याद कर लो, ये मैथमेटिकली प्रूव होता है, ठीक है। अब आप देखो, सिंस एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं। और थीटा जब 0 डिग्री होता है तो इक्विलिब्रियम मैंने क्या पढ़ाया था इलेक्ट्रिक में और मैग्नेट में बताया था, इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और मैग्नेट में एरिया वेक्टर या डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एरिया वेक्टर डाइपोल मोमेंट उसी से निकलेगा, एरिया वेक्टर से, तो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी z डायरेक्शन में है पॉजिटिव, और एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव z में, तो इक्विलिब्रियम उन्होंने पूछा ना, which corresponds to which equilibrium corresponds to E and D, E and F, लास्ट दोनों, तो इसमें क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही। और k क्रॉस k हमेशा 0, तो टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, नेट फोर्स तो सब पे 0, जितने भी केसेस हैं सब में 0। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, कोई भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो हमेशा याद रखो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जिसमें एक पोल हो। अगर इसमें ऊपर साउथ बना तो नीचे नॉर्थ बनेगा, तो साउथ की अगर डाउनवर्ड फ्लक्स उसमें आई तो नॉर्थ में से निकल गई, साउथ में से आई नॉर्थ में से निकल गई। तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट पोलैरिटी जब भी होगी तो रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स उस पर कितना होगा, 0, चाहे कॉइल की कोई भी शेप हो। अब इसका लास्ट और देख लो, लास्ट देखो आप लोग सब लोग, देखो लास्ट में सेम हमारा कॉइल XY प्लेन में रखा है, लेकिन अब उसमें देखो तुम करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। देखो आप लोग, करंट क्लॉकवाइज है। अब बताओ मुझे, XY प्लेन में आपने रखा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, k कैप, z डायरेक्शन पॉजिटिव z। अब एरिया आपने रखा XY प्लेन में, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, उसके 90 डिग्री पे, और XY का 90 डिग्री क्या हुआ, z डायरेक्शन, यानी k कैप। अब k कैप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और इसके जस्ट नीचे नेगेटिव भी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देखो है कि नहीं। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ पोल बनना, तो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी नेगेटिव k या नेगेटिव z एक्सिस, ठीक। तो अब इसमें आप रखो, देखो तो NIA भी तो अलग कर लो, एरिया वेक्टर आया -k और मैग्नेटिक फील्ड है +k, तो k क्रॉस k दोबारा से 0 हो गया, 0 न्यूटन मीटर। नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो 0 न्यूटन, लेकिन इसमें ध्यान रखना, सिंस मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को एरिया वेक्टर से निकालते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखें या एरिया वेक्टर की, R। अब आप देखो एंटी पैरेलल हो गए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में है और k का वेक्टर किधर है, नेगेटिव z में, तो और इतने R एंटी पैरेलल विद ईच अदर, ठीक। तो दोनों एंटी पैरेलल हैं, देयरफॉर इक्विलिब्रियम इज कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल, क्योंकि अगर एंगल थीटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 180 डिग्री है, तो इट करेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
Therefore, equilibrium is unstable as theta is equals to 180 degrees between मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भाई सब लोग दोबारा से करना। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है हाँ 25। सारे क्वेश्चन है 25 बहुत अच्छा है, 26 बहुत अच्छा है, 27, 28 चलो जल्दी पढ़ो। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सब बोर्ड में आए हुए हैं। 25 ये समझ में आ गया? इस क्वेश्चन के सारे पार्ट को अपने आप करना। मिटाओ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने क्या कहा है? A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter, n दिया है और रेडियस दी है, is placed in a uniform magnetic field of 0.10 Tesla normal to the plane of the coil। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन ऑफ द कॉइल का एरिया वेक्टर भी ऊपर जाएगा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है इसके परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए, तो एंगल यहाँ से निकलता है बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है विच इज व्हाट इज द नंबर 1 टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, नंबर बी टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, और थर्ड उन्होंने कहा एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, और द कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, और दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चलो भाई पहले लिखो क्या क्या गिवन है और फिर सॉल्व करते हैं। लिखो सब लोग। तो 25 में देखो ए पार्ट, पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लो, फिर ए पार्ट करती हूँ। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 20, और आपको दिया है रेडियस कॉइल की, और रेडियस कितनी दी है 0.1 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.1 टेस्ला, और आपकी करंट दी है 5 एम्पियर। ठीक, 5 एम्पियर। अब आप देखो पहले पार्ट में क्या पूछा है? टॉर्क पूछा है। ठीक, तो अब ये कॉइल था, ये कॉइल था। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगा हुआ है उन्होंने कहा है, और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर हुआ, तो आपस में दोनों पैरेलल हो गए। तो आपका जो ए पार्ट में टॉर्क है, टॉर्क होता है m क्रॉस b, और ये आता है mb साइन थीटा, और m की वैल्यू NIA b साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री, क्योंकि एंगल किस किस के बीच में लेना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अंदर एरिया वेक्टर आता है, तो यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल 0 हुआ, और साइन 0 0 है तो सब 0 आ गया। बात समझ रहे हो? ये ध्यान रखना कि एंगल कैसे रखा। उन्होंने कहा प्लेन ऑफ द कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल मैं बार बार 3D में इसीलिए बताती हूँ, ऐसे कॉइल रखा मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड से या इनवर्ड से है परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर जाएगा। तो दोनों परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी आपस में पैरेलल हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। जब 0 हो गया तो साइन 0 में टॉर्क 0 होगा। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है टोटल फोर्स या नेट फोर्स। तो मैंने बार बार आपको क्या बता रही हूँ, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी शेप की कॉइल हो, कैसी भी हो, आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया
तो हमेशा याद कर लो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। आगे समझे? अब सी पार्ट, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स, एवरेज फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होगा Q V क्रॉस B, ठीक? तो Q V B, अब साइन 90 हुआ। अब साइन 90 क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपका इसी वायर में हुए, तार में, और तार ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है। भाई कॉइल है, कॉइल आपने ऐसे रखा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इसी प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वेक्टर तो इसी प्लेन में है, ठीक? यानी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो इसी डायरेक्शन में हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 हुआ कि नहीं? बात समझ रहे हो? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पार्ट में थे जैसे, वो तो पैरेलल है, पर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मेटल में तो करेंगे, मेटल से बाहर तो जाएंगे नहीं। तो कॉपर का कॉइल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो इसी में घूमेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो इसी प्लेन में टेंजेंशियल होगी, ऐसे इसी प्लेन में होगी कि नहीं टेंजेंशियल, सर्कुलर कॉइल में, और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हुआ। तो अब आप वैल्यू निकालो लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, मैं आंसर निकालती हूँ अभी इसका, क्वेश्चन सी पार्ट। तो बात समझ में आ गई है? तो अब देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हुआ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और वेलोसिटी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई क्यू वी इंटू बी, ये अभी कैंसिल हो जाएगा चार्ज को, ठीक? मैं यहाँ मिटा दूँ, फर्स्ट पार्ट मिटा दे रही हूँ, सेकेंड कर रही हूँ। देखो अब पहले तो वैल्यू रखो, F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से लिखते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है I अपॉन एन ई ए इंटू बी, साइन 90 डिग्री है तो E कट गया। अब इस क्वेश्चन में करंट आपको दी गई थी, क्वेश्चन नंबर था आपका ये 25 है ना, ये करंट इसमें दी गई थी आपको 5 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया था 0.1, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है 10 टू द पावर 29, और एरिया दिया था 10 टू पावर -5। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो नियरली क्या मतलब एग्जैक्टली आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -25 न्यूटन। बात समझे? इसमें करंट आपको दी थी 5 एम्पियर, ये जरूर लिखा करो, मैग्नेटिक फील्ड 0.1, थीटा 90 डिग्री, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। तो एक इलेक्ट्रॉन पे तो एवरेज फोर्स निकलेगा, लेकिन सर्कुलर कॉइल पे टोटल फोर्स की बात अगर करेंगे नेट फोर्स की, तो वो 0 आएगा। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ लो, मैं कराती हूँ, जल्दी करो।